चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज़ ऑफ द डे इन पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। 6 AM पर आपको ये वीडियो हमेशा अवेलेबल होती है, तो रेगुलर देखेंगे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। चलिए, आज के दिन की शुरुआत 8 मई वर्ल्ड रेड क्रॉस डे आज के दिन ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए, इस दिन रेड क्रॉस के फाउंडर जो हैंडी डोनट है, इनका बर्थ एनिवर्सरी है, तो इसी वजह से ये इस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। और इसी दिन जो है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस की भी स्थापना की गई थी। इनका जन्म जनेवा 1828 में हुआ था और ही वॉज द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ नोबेल प्राइज। और इनके द्वारा ये जो रेड क्रॉस को इंट्रोड्यूस किया गया था पूरे वर्ल्ड में, ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय में इंट्रोड्यूस किया गया था, एक तरीके से राहत पहुंचाने के लिए लोगों को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से जिनको भी नुकसान हुआ। उसके बाद 1934 में एक 15th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई टोक्यो में। उसके बाद से इसे जो है वर्ल्ड वाइड जो है हर एक रीजन में रखा गया। रेड क्रॉस की जो सर्विसेज है बहुत सारे देशों में अवेलेबल है। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, इंडिया में जो यूनिकॉर्न है वो इन टोटल अब कितने पहुंच चुके हैं बाय नियो बैंक के ओपन होने से। तो जो ये नियो बैंक है 100th वन है, तो जो 100 यूनिकॉर्न है पहुंच चुके हैं इंडिया में। तो इंडिया इस कैटेगरी में आ चुका है कि इंडिया इस समय स्टार्टअप इकोसिस्टम में 3rd लार्जेस्ट कंट्री है पूरी दुनिया में, जिसमें 100 यूनिकॉर्न है विद द टोटल वैल्यूएशन ऑफ $332.7 बिलियन। और ये कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के द्वारा ये भी कहा गया है कि जो दुनिया में अगर हम 10 देखते हैं तो उसमें से एक जो है आउट ऑफ 1 जो 10 में से है वो इंडिया से ही बिलोंग करता है। इंडिया ने स्टार्टिंग के मंथ में ही फर्स्ट जो इस साल के स्टार्टिंग के 4 मंथ में ही जो है 14 यूनिकॉर्न जो है जिनकी वैल्यूएशन $18.9 बिलियन की थी, इतने इसे जो है स्टार्ट कर दिया है। एक यूनिकॉर्न वो होता है जो कि एज अ स्टार्टअप जिसकी वैल्यू जो है $1 बिलियन के आसपास हो जाती है। तो इसका जो नियो बैंक है इसे ओपन जो किया गया है, इसको अभी $50 मिलियन का IIFL जो है इससे इन्वेस्टमेंट मिला है, लेटेस्ट फंडिंग मिला है। चलिए देखिए, दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने, कौन सी स्टेट है इंडिया में जहाँ पे रीजनल रैपिड ट्रांसमिट जो सिस्टम है RRTS, ये जो ट्रेन सेटअप है ये हैंड ओवर किया गया NCRTC को। तो ये गुजरात में जो है ये हैंड ओवर किया है। हालांकि जो जो TS सिस्टम है ये सेटअप कहाँ पे किया जा रहा है, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर जो है यहाँ पे। तो ये कौन सी कंपनी है जो कि ये कंस्ट्रक्ट कर रही, तो जो एल्स्टॉम कंपनी है इसके द्वारा किया जा रहा है। तो ये फर्स्ट ट्रांजिट सेट RRTS सिस्टम होगा जो कि नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को जो है हैंड ओवर किया गया है ना। तो ये डेवलप भी कहाँ पे किया गया है, ये जो पूरे सिस्टम डेवलप किया गया है ये लोकेशन कौन सी है जहाँ पे डेवलप किया गया है, तो ये एल्स्टॉम की फैक्ट्री है सावली गुजरात में। ठीक है, मेक इन इंडिया के अंडर जो है इसे किया गया। 100% स्टेट ऑफ आर्ट जो है सिस्टम है, जिसमें फैसिलिटीज़ जो हैं वो एक कॉमन मेट्रो जो है रेल उससे ज़्यादा होने वाली हैं RRTS सिस्टम में, हर एक जो है इशू को अगर हम देखें। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली कौन से व्यक्ति के द्वारा 69 कॉन्वोकेशन जो पंजाब यूनिवर्सिटी का हुआ है उसमें जो इन्होंने अटेंड किया और एड्रेस किया, वेंकैया नायडू जी के द्वारा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वेंकैया नायडू जी, इनके द्वारा जो है पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है कॉन्वोकेशन 69 कॉन्वोकेशन डे जो है इसे अटेंड किया गया और इन्होंने इसमें एड्रेस भी किया। कारण इसका ये भी है कि ये चांसलर हैं, ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी के। और साथ के साथ इस पूरे जो कॉन्वोकेशन में हरियाणा और पंजाब दोनों के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी सम्मिलित हुए थे, है ना। और ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी है एक सेंट्रल और स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी है, जिसमें एनुअल जो ग्रांट रिसीव होता है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भी करता है और पंजाब गवर्नमेंट भी करती है। 80 और 20 के रेशो में जो है किया जाता है। जो ये कॉन्वोकेशन था 69 था, जिसमें 828 PhD डिग्रीज जो है अवार्ड की गई। 2 साल के गैप के बाद जो है ये कॉन्वोकेशन अरेंज किया गया। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हांगजोंग जो है एशियन गेम्स यहाँ पे होनी थी और अभी से पोस्टपोन किया गया है। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी है, कहाँ पे है, कौन से देश में, तो चाइना में है। ठीक है, तो ये जो हैंगजाओ में एशियन गेम्स होने थे अब इसको पोस्टपोन किया। कारण क्या बताया गया, डेफिनेटली कोविड-19 जो है रिसर्जेंस या चाइना में ज़्यादा हो रहा है। तो अभी ये शेड्यूल था सितंबर के लिए,
लेकिन अब इसे जो है डिले कर दिया गया और एग्जैक्ट डेट कोई नहीं बताई गई। ओमिक्रॉन वेरिएंट का कारण जो है बताया गया। देखिए ये जो जहाँ पे ये सिटी में ये ऑर्गेनाइज किए जाने वाले थे, ये 200 किलोमीटर अवे है जस्ट बिगेस्ट सिटी शंघाई से, जहाँ पे लॉकडाउन की सिचुएशन अभी लगी हुई है और ज़ीरो टॉलरेंस अप्रोच जो है चाइना ने इस समय रखी हुई है वायरस को लेके। तो अभी जो अनाउंसमेंट है वो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जो इसके बारे में और अभी आगे करेगा डिसीजन लेने के बाद। रिसेंटली कौन सी कंट्री है जिसने ये कहा है कि ये न्यूक्लियर जो है एनर्जी इस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे और रशियन एनर्जी की जो डिपेंडेंसी है उसको कम करेंगे या ख़त्म करेंगे? जापान के द्वारा ऐसा कहा गया है। जापान के प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा जो है, इनके द्वारा कहा गया कि न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज़ करेंगे ये, ठीक है, और जो रशियन एनर्जी की डिपेंडेंसी इस देश को है इसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेंगे। ये ऐसा अनाउंसमेंट किया गया है। हालांकि यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं, तो इलेक्शन के समय में जो एनर्जी प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं तो उस वजह से कुछ चेंजेस अभी नहीं लाए जा सकते। फ्यूचर एनर्जी पॉलिसी है ये, अभी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी अगर करेंगे तो थोड़ा सा इलेक्शन में रिस्क भी हो सकता है डेफिनेटली। उसके अलावा अगर बात करी जाए तो जैसा यहाँ पे 2011 में, ठीक है, फुकुशिमा में डिज़ास्टर आया था, उसके बाद से न्यूक्लियर रिएक्टर को यूज़ करना जापान के लिए बहुत ज़्यादा इजी नहीं होगा, क्योंकि एक डिज़ास्टर की तरह ही था वो। तो अभी इनके द्वारा अश्योरेंस दी गई कि जो अब जो यूज़ किया जाएगा वो एक तरीके से प्रॉपर जो है तरीके से यूज़ किया जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस किया जाएगा। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च किया है खेलो इंडिया मैस्कोट और लोगो? तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो अभी देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम इंडिया के जो है वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड गेम्स में से एक है और हरियाणा इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो हरियाणा में अभी हाल फिलहाल में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर अनुराग ठाकुर, चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, इन दोनों के जो है प्रेजेंस में एक लॉन्चिंग सेरेमनी रखेगी 7 मई को, और इसमें इन्होंने मस्कट और जो है लोगो ओपन किया। और उसके अलावा जो ओपनिंग सेरेमनी आप सभी जानते हैं 4 जून को होने वाली है और बहुत सारे खिलाड़ी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जो अभी ये जो इनॉग्रेशन हुआ था ये इंद्रधनुष ऑडिटोरियम पंचकुला में है हरियाणा, वहाँ पे इसे जो है ओपन किया गया था। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी कंट्री है जहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि हमें फॉरेन जो गुड्स हैं उस पर फोकस नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट हमें अपनी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उस पर डिपेंडेंसी इंक्रीज़ करनी है? तो ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही कहा गया। अभी ये कहाँ पे किया गया? अभी देखिए मैंने आपको बताया था जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग है, तो उसी में जो है इनके द्वारा जो है 3-4 चीज़ों पर फोकस किया गया। पहला कि इंडिया को फॉरेन गुड्स को जो डिपेंडेंसी उसको कम करना है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में फोकस करना है। और जो अभी का जो समिट का जो थीम था, ठीक है, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो समिट पुणे में हुई, इसका जो थीम था ये था टुगेदर टुवर्ड्स टुमारो। तो ये जो थीम है इस पे फोकस किया जाए, ठीक है। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो चल रहा है, सबका प्रयास, इसको भी फोकस करना पड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत पे भी फोकस करना पड़ेगा, सो डैट कि फॉरेन प्रोडक्ट्स जो है इसकी डिपेंडेंसी को कम किया जाए और लोकल मार्केट जो है एक्सपेंड हो। चलिए, हाल फिलहाल में कौन सी कंट्री में डस्ट स्टॉर्म आया जिससे 5000 लोगों को हेल्थ इश्यूज हुए या ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ी? तो इराक में डस्ट स्टॉर्म एक कॉमन बात है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से ये कुछ एक्सट्रीम फ्रिक्वेंट लेवल पे हो रहा है, जिससे हाल फिलहाल में 5000 लोगों को जो है थोड़ा सा हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स की वजह से, और उसमें से जो है 2000 के आसपास केसेस सफोकेशन के रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन तो कोई है नहीं, एक नेचुरल प्रोसेस है, तो लेकिन जो है ये इशू भी है इराक के लिए। हाँ जी, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। रिसेंटली कौन सी कंट्री है जिसने रिजेक्ट किया है जम्मू एंड कश्मीर डेलिमिनेशन कमीशन की रिपोर्ट? देखिए हाल फिलहाल में डेलिमिनेशन कमीशन की रिपोर्ट आई है और इसको रिजेक्ट किसने किया? पाकिस्तान ने। हालांकि इनके रिजेक्ट करने से कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर भी जो है पता होना चाहिए कि किसने काउंटर किया है। तो पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस चीज़ को काउंटर किया है जो डेलिमिनेशन कमीशन की रिपोर्ट इंडिया ने प्रोवाइड की है। देखिए जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है उसकी बाउंड्रीज़ को चेंज करने के लिए, ठीक है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज को चेंज करने के लिए एक डेलिमिनेशन कमीशन बैठाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसके 3 मेंबर पैनल थे, जिसमें जो है हेड थे जस्टिस रंजना देसाई जी, उसके अलावा और भी मेंबर थे। तो अभी ये रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट के अनुसार इसको जो कब बनाया गया, मार्च 2020 में इसको बनाया गया। अभी इसको एक्सटेंशन भी दिया गया था 2 महीने का। तो अब इन्होंने रिपोर्ट दी है जिसमें 43 सीट्स जो है वो जम्मू को दी गई हैं। जम्मू की सीट में 6 सीटों का जो है इजाफा हुआ है, इंक्रीज़ किया है, और कश्मीर में भी 1 सीट को इंक्रीज़ किया है।
तो जिससे जम्मू की 43 सीट हुई हैं, कश्मीर की जो है 47 हुई है, इन टोटल 90 सीट्स हो चुकी है डेलिमिनेशन कमीशन के अनुसार। चलिए देखिए, इजराइल ने हाल फिलहाल में कितने जो है सेटलर यूनिट्स अप्रूव किए हैं कि ये वेस्ट बैंक में इसे बनाने वाले हैं। 4000। देखिए, ये हमेशा से मुद्दा रहा है, इसराइल और फ़लस्तीन का कन्फ्लिक्ट हमेशा रहता है और वाइट हाउस इस चीज़ को अपोज कर रहा है इस समय कि जो इसराइल ने अप्रूवल दिया है कंस्ट्रक्शन का 4000 इलीगल सेटलर होम्स, मतलब उस लोकेशन पे 4000 के आसपास जो है होम जो है बनेंगे, जो कि ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक है, जो कि इसराइल और फ़लस्तीन का एक कन्फ्लिक्ट जोन है। तो ये एक तरीके से अनाउंसमेंट की गई जिस पे अमेरिका जो है, वाइट हाउस जो है, इनकी भी टिप्पणी जो है कि इन्होंने भी टिप्पणी की है कि दिस इज़ नॉट गुड। ये स्ट्रांगली अपोज करते हैं इस चीज़ को कि इससे जो इसराइल और फ़लस्तीन का कन्फ्लिक्ट है ये कम नहीं होगा। चलिए क्विक पॉइंट देखिए, हाल फिलहाल में सेमी कॉन इंडिया समिट 2022 कहाँ पे हुई, तो मैंगलोर में। 4th फास्टेस्ट एथलीट 200 मीटर में कौन बने, तो एरियन नाइट बने हैं। हाल फिलहाल में जो है एंटरप्राइज इंडिया जो है इनिशिएटिव लॉन्च किया गया आज़ादी के अमृत महोत्सव में, तो ये इनोग्रेट किसने किया गया, तो नारायण राणे के द्वारा। चलिए, मैंने कल एक सवाल पूछा था, सदर्न एल्प्स माउंटेन जो रेंज है कहाँ पे लोकेटेड है, न्यूजीलैंड में। निगर का आंसर बिल्कुल सही। आज का सवाल देखिए, बुद्धिस्ट लिटरेचर कौन सी लैंग्वेज में लिखे जाते थे, आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, अमन सर्वाइव स्टडी, थोड़ा मुझसे कनेक्ट हो सके। 6 AM पर ये वीडियो डेली देख सकते हैं। रिपोर्ट एंड विन ऑप्शन यूटिलाइज करिए। एक बेहतर कोर्स ले लेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि थ्योरी पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ज़्यादा अच्छा रहता है। और उसके लिए एक डिस्काउंट भी ज़रूरी है, तो लाइव अमन से वो डिस्काउंट आपको किसी भी एग्ज़ाम में मिल जाएगा। आप अनअकैडमी में कोई भी बेहतर कोर्स लेना चाहते हैं, आप कोड लगाएं लाइव अमन, जिससे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। सारे कोर्स, सारे सब्जेक्ट, सारे टीचर्स अवेलेबल होंगे, तो यूटिलाइज करें इसे। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।